Hello students, good morning and you are welcome in online smart classes conducted by St. James School and College, Raebareli. I, Mr. Rajesh Trivedi, explain topic related to cell and cell theory, which is lesson second of class 9. Okay, so the branch of biology in which studies cell and cell theory called its cytology. सेल एंड सेल थ्योरी को एक्सप्लेन करने के पहले जानना होगा कि ये सेल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैन सीन ओनली इन ए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड इट माइक्रोस्कोप. तो ये माइक्रोस्कोप की कुछ हिस्ट्री है. क्या कि फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज प्रिपेयर्ड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ, जिसमें वन लेंस सिस्टम यूज किया गया था, यानी वन लेंस यूज किया गया था. ठीक है, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ डिस्कवर्ड फर्स्ट लेंस सिस्टम सिंपल माइक्रोस्कोप. तो ये सबसे पहला माइक्रोस्कोप था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया और इसका मैग्नीफिकेशन है 200 टाइम्स. एक्स का मतलब होता है 200 टाइम मल्टीप्लाई कर देगा, तो किसी भी स्ट्रक्चर को ये 200 टाइम मैग्नीफाई करके शो करेगा. नेक्स्ट बच्चों क्या रॉबर्ट हुक ने ही सेल की डिस्कवरी. तो सेल वाज डिस्कवर्ड बाय अ सेल फर्स्ट ऑफ ऑल सीन बाय किसके द्वारा? सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया, अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप के अंदर. तो उन्होंने क्या किया था कि वुड बार ऑफ वुड लिया और उसको अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में स्टडी किया. तो उसमें उनको हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे. हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मतलब स्मॉल ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर. तो इन ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया था? सेल. तो सेल की डिस्कवरी या सेल को फर्स्ट ऑफ ऑल किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने, और अपने ही द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप में उन्होंने इसको देखा. नेक्स्ट है जैनसन एंड लेप्रे. तो जैनसन एंड लेप्रे ने नेक्स्ट माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो ये वाला जो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक के द्वारा दिया गया था, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप. और जो हम लोगों का माइक्रोस्कोप इस समय जो हम लोग लैब वगैरह में यूज करते हैं वो कौन सा है? मॉडर्न माइक्रोस्कोप, मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी 2 लेंसेज हैं और ये किसी स्ट्रक्चर को 2000 टाइम्स मैग्नीफाई करके शो करता है. नेक्स्ट बच्चों नॉल एंड रुस्टा. नॉल एंड रुस्टा ने 1931 में एक न्यू टाइप का माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया और जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इसमें लेंसेज नहीं यूज होते हैं बल्कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट्स यूज होते हैं. तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को डाइवर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मैग्नेट का. तो यहाँ पर मैग्नेट और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किए गए हैं, जबकि यहाँ पे लाइट और लेंस इस्तेमाल किए गए हैं. इसका मैग्नीफिकेशन 2 लाख टाइम्स. अब सबके मैग्नीफिकेशन जिनके नोट थे वो लिख दिया गया है. फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड बाय एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ. इट्स मैग्नीफिकेशन पावर इज 200 टाइम्स. जैकेरियस जैनसन एंड लेप्रे डिस्कवर्ड मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको हम लैब में भी यूज करते हैं. इसका मैग्नीफिकेशन पावर कितना है? 2000 टाइम्स. और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है विच इज डिस्कवर्ड बाय नॉल एंड रुस्टा, इट्स मैग्नीफिकेशन पावर इज 2 लाख टाइम्स. यानी किसी भी स्ट्रक्चर को 2 लाख टाइम मल्टीप्लाई कर सकता है. और इसमें मैंने क्या बोला, क्या क्या यूज होता है इसमें? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नेट्स. और इस माइक्रोस्कोप में क्या यूज होता होगा? लेंस एंड लाइट. अब ये देख सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बीम को बेंड करने के लिए किसका यूज करते हैं? मैग्नेट का. यहाँ पर लाइट को बेंड करने के लिए लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं. ठीक. तो ये था बच्चों की माइक्रोस्कोप के बारे में. तो इसमें ज़्यादातर ये था वन वर्ड क्वेश्चन की इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय कंपाउंड, मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय, कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड बाय एंड फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड बाय एंड इट्स मैग्नीफिकेशन पावर. तो मैग्नीफिकेशन पावर और उसके साथ साथ ये इसने डिस्कवर किया.
फिर बच्चों आते हैं सेल। सेल क्या होता है? तो सेल को सबसे पहले मैंने पहले ही बता दिया कि फर्स्ट ऑफ ऑल सीन बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने इसको देखा अपने माइक्रोस्कोप में और उनको सेल कैसे दिखे? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, मधुमक्खी के छत्ते जैसा स्ट्रक्चर है, और छत्ते पे बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स होती हैं और इन सेल्स को उन्होंने क्या नाम दिया था? सेल। तो बच्चे ये है सेल। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट आफ्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। कौन सेल? स्ट्रक्चरल क्यों बोला गया स्ट्रक्चरल यूनिट? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, अनकाउंटेबल सेल्स। तो ये जो सेल्स हैं, जो नंबर ऑफ सेल्स हैं, दीज सेल्स डिवाइड अगेन एंड अगेन। तो इसीलिए इसको एक सेल को आप क्या बोलोगे? यूनिट। तो स्ट्रक्चर की यूनिट हो गई। फंक्शनल यूनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे प्लांट सेल है, प्लांट सेल में न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, हार्डी बॉडी है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है। ये सारे, इन सबका अलग अलग फंक्शन होता है, लेकिन ये सारे फंक्शन इस अकॉर्डिंग मैनर में होते हैं कि ये सेल को फंक्शनिंग बनाते हैं। ठीक, मतलब ये नहीं कि सारे एक साथ फंक्शन करने लगे। जब जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो अपने हिसाब से एक्टिवेट होते हैं और सेल को एक्टिव बनाते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, ये सब एक इंडिविजुअल पावर हाउस है। ठीक, ये अपना अपना अपनी अपनी एक्टिवनेस को मेंटेन करते हैं। ओके बच्चों, अब ये सेल जो है कहा गया कि जैसे आपने क्या बोला, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें केवल सिंगल सेल होता है, लाइक दैट वायरस, प्रोटोजोन्स, यूग्लिना, बैक्टीरिया। तब तो आप इसको यूनिट नहीं बोल सकते ना। तो इसका मतलब हुआ कि सेल की जो डेफिनेशन है वो एक्सेप्ट वायरसेस, प्रोटोजोन्स, यूग्लिना एंड बैक्टीरिया, बिकॉज दीज आर सिंगल सेल। ये सब सिंगल सेल होते हैं, इसलिए इनमें ये सेल की जो डेफिनेशन है वो वर्क नहीं करती है, दिया गया एक्सेप्ट। नेक्स्ट है बच्चों सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या बोला गया? सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया? तो सेल थ्योरी को 2 जर्मन साइंटिस्ट ने प्रपोज किया, स्लाइडेन एंड स्वान। ये थे बियोलॉजिस्ट और ये क्या थे? बॉटनिस्ट। तो सेल थ्योरी वाज प्रपोज बाय 2 जर्मन बायोलॉजिस्ट, स्लाइडेन एंड स्वान। द इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी आर एज फॉलोज। सेल थ्योरी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसमें बच्चों ये जो 3 पॉइंट्स हैं, जब स्लाइडेन एंड स्वान ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था तो उस समय केवल 2 पॉइंट दिए गए थे। थर्ड पॉइंट बाद में जो है वो रॉबर्ट बिरचाउ के द्वारा ऐड किया गया है। रॉबर्ट बिरचाउ के द्वारा इसको ऐड किया गया। अब ये फर्स्ट 2 पॉइंट कौन से हैं? फर्स्ट 2 पॉइंट में बोला गया कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। प्रत्येक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। सेकंड पॉइंट, द सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। और जो थर्ड पॉइंट था वो क्या था? ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कोई भी नई सेल अगर अपीयर होती है तो उसका फॉर्मेशन पहले से उपस्थित सेल से ही होगा। अचानक कोई न्यू सेल्स अपीयर नहीं हो जाएगी, यानी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होगा। इसको जर्मन की लैंग्वेज में बोला गया था ओमिनिस सेलुलर ई सेलुलर। ओमिनिस सेलुलर ई सेलुलर मीन्स हुआ कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये थे फॉलोइंग पॉइंट। क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेल एंड सेल थ्योरी। तो सेल में आप ये लिखेंगे और सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। फिर सेल थ्योरी, main postulates of cell theory are as follows and this theory was proposed by Schleiden and Schwann. अब हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि name the scientists who proposed third law of cell theory, third point of cell theory। तो third point of cell theory किसने दिया? तो आप बोलेंगे R. Virchow। नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक आता है बच्चों की लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग को पढ़ने के पहले हम ये जान लें कि जो सेल है वो सेल के टाइप कितने होते हैं। तो सेल में 2 टाइप बोले गए हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल कम्स अंडर यूकैरियोटिक। तो सेल्स हमारे जैसे देखा जाए तो सेल्स कितने टाइप के हो गए? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक।
सेल्स आपके होते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक सेल्स जो होंगे उनके अंदर प्लांट होंगे तो प्लांट सेल्स और एनिमल की सेल होंगे तो कॉल्ड एनिमल सेल। तो क्लियर हो गया? तो सेल किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक ने। और सेल के टाइप्स कितने होते हैं? 2, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। और फिर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो होते हैं प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स होते हैं। अब प्रोकैरियोट सेल जो होता है इसमें मोस्टली बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं, और ना तो आप बैक्टीरिया को प्लांट सेल कह सकते हो ना ही एनिमल सेल, इसीलिए इसको एक सेपरेट ब्रांच में रख दिया गया प्रोकैरियोटिक। प्रो मीन्स क्या होता है? फर्स्ट। ओके, अब देखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल एक दूसरे से 3 पॉइंट्स में डिफरेंट है। ये पॉइंट्स आते हैं। अब देखिए नंबर 1, जैसे ही किसका फिगर है उसका यूकैरियोटिक सेल का, दोनों में किसके हैं? यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक सेल में जैसे ये न्यूक्लियस है तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस आर फाउंड। तो बच्चों क्या है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये न्यूक्लियस के जो चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोप्लास्ट, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमैटिन थ्रेड्स या फिर क्रोमोसोम्स कह सकते हो। तो न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लास्ट, क्रोमोसोम्स, राइबोसोम्स, ये सब न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन सोचो कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं पाई जाती। तो जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है तो लेकिन अंदर का मटेरियल होगा, तो इससे इसमें बोला गया कि न्यूक्लियस इज इंसिपिएंट टाइप। मतलब न्यूक्लियर मटेरियल होता है बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इंसिपिएंट टाइप का मतलब आप क्या समझेंगे? कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, बट न्यूक्लियर मटेरियल क्या होगा? प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो एब्सेंट होगी एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। तो न्यूक्लियस इज इंसिपिएंट टाइप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट। तो जब न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट हो बट नॉट इन्वॉल्व बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो कॉल्ड इट, एक वर्ड दिया गया है न्यूक्लियाइड, NuClE. तो न्यूक्लियाइड किसको बोलते हैं? When nuclear material lies but it is not involved by nuclear membrane तो called it nucleoids। तो ये हो गया न्यूक्लियस इज इंसिपिएंट टाइप। जबकि इसमें क्या होगा? It has two nucleus, that is nuclear membrane is bounded by nuclear membrane, nuclear material is bounded by nuclear membrane। Second point, membrane bounded organelles are absent। बच्चे इस सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं हम बोलते हैं ऑर्गेनेल्स। जैसे ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी। तो ये जो सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके चारों ओर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक, तो ये डबल मेम्ब्रेन हो गया ना। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट मींस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होंगे और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे। अब मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कौन से थे? जैसे मैंने अभी बोला माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी बॉडी, न्यूक्लियस। तो ये सारे स्ट्रक्चर क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स इनको बोला जाता है, ये प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट, उसमें प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियोसोम्स एब्सेंट। न्यूक्लियोसोम्स किसको बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम बोलते हैं बच्चों उनको डीएनए प्लस प्रोटीन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो इसमें न्यूक्लियोसोम्स एब्सेंट होते हैं, उसमें न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं और राइबोसोम 2 टाइप्स के होते हैं। बट इन प्रोकैरियोटिक सेल ओनली 70s टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड, but in eukaryotic cell both type, that is 70s and 80s type of ribosomes are found। next point क्या है बच्चों? इस अभी जो मैंने यहाँ बोला था कि DNA plus protein called it न्यूक्लियोसोम्स। तो यहाँ पे न्यूक्लियोसोम्स क्यों नहीं बोल रहे इसको? क्योंकि DNA is circular and non-histone, मीन्स ये जो प्रोटीन होती है वो हिस्टोन टाइप की होती है और यहाँ पे क्या बोला गया? नॉन-हिस्टोन। तो नॉन-हिस्टोन होगा तो ओनली DNA होगा ना, प्रोटीन के नाम पे तो हिस्टोन है नहीं, इसलिए आप इसमें कह सकते हो न्यूक्लियोसोम्स एब्सेंट है।
तो डीएनए इसका कैसा होगा सर्कुलर, और इसका डीएनए कैसा होगा लीनियर। लीनियर तो मतलब बच्चों ऐसे करके होगा, और सर्कुलर वाला डीएनए जो होगा वो ऐसे करके होगा। एंड नेक्स्ट मेसोसोम्स आर फाउंड। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेसोसोम पाया जाता है, एंड इट इज बिलीव दैट द वर्क ऑफ मेसोसोम लुक लाइक ए वर्क ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्क करता है वही वर्क यहाँ पर मेसोसोम करता है, और मेसोसोम जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से राइज होता है। अब बच्चा ट्रांसलेशन चेक कर लें। न्यूक्लियस इज इंसिपिएंट टाइप, इसमें ट्रू न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट प्रेजेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट प्रेजेंट, न्यूक्लियोसोम्स मैंने बोला डीएनए प्लस प्रोटीन कोऑर्डिनेट, न्यूक्लियोसोम्स इसमें प्रेजेंट होंगे, सॉरी एब्सेंट होंगे, और इसमें प्रेजेंट। ओनली 70s टाइप, उसमें 70s एंड 80s बोथ टाइप आर फाउंड। डीएनए इसमें सर्कुलर एंड नॉन हिस्टोन, जबकि उसमें क्या होगा लीनियर एंड हिस्टोन। मेसोसोम्स वर्क करता है, पाया जाता है, इसमें मेसोसोम के प्लेस पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं, वो है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड आर्चीबैक्टीरिया। BAC आपके डॉट लगा के बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड आर्चीबैक्टीरिया comes under prokaryotic, and remaining cells comes under eukaryotic cell. अब बच्चों जो सेल का डायग्राम बना हुआ है प्लांट सेल है एंड एनिमल सेल है, नीट वेल लेवल डायग्राम पेपर में बनाने को आता है। अब देखिए क्या जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। तो जिनमें बच्चों ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं 1 2 3 5 4 1 2, ये आपको ये शो कर रहे हैं कि प्लांट सेल में ये है और एनिमल सेल में नहीं है। ओके, सबसे पहला पॉइंट बच्चों यहाँ से देखो, ये है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। लाइसोसोम, लाइसोसोम को हम बोलते हैं सुसाइड बाय ऑफ द सेल। कहते हैं कि इसमें ऐसे एंजाइम होते हैं अगर सेल के अंदर ये बर्स्ट हो जाए तो सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं ये डाइजेस्ट होने लगते हैं। तो बताइए इसके फटने से जो एंजाइम रिलीज होंगे वो सारे सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर लेंगे, तो सेल के सारे ऑर्गेनल डाइजेस्ट हो जाएंगे, तो सेल क्या हो जाएगा डेड हो जाएगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया सुसाइड बाय ऑफ द सेल। तो सेंट्रोसोम ये सेल डिवीजन के लिए रिस्पांसिबल है, एनिमल सेल में होता है। लाइसोसोम एनिमल सेल्स में पाया जाता है, तो दो डिफरेंस हो गए, और ये प्लांट सेल में एब्सेंट होंगे। थर्ड पॉइंट सेल वॉल, सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, एनिमल में नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट इसमें वैक्यूल्स जो होता है वो लार्ज एंड वेल डेवलप्ड होता है, और जब इसमें वैक्यूल्स स्मॉल या एब्सेंट होता है। तो इसमें वैक्यूल्स क्या होते हैं लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, बट इन दिस केस ए स्मॉल वैक्यूल या वैक्यूल्स आर एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट ये पॉइंट है फोर्थ, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपरेशन में हेल्पफुल होता है, इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो किचन ऑफ द सेल प्लांट में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं होते हैं। इसीलिए आप इस सेल को बोल सकते हो ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि फूड खुद बना लेंगे, और ये क्या होते हैं हेटरोट्रॉपिक। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, तो आप बच्चों ये पॉइंट से बोलोगे सेंट्रोसोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल, लाइसोसोम प्रेजेंट इन एनिमल सेल, सेल वॉल प्रेजेंट इन plant cell only, vacuoles are large, vacuoles is small, and next chloroplast is present, which is kitchen of the cell, and chloroplast is absent. तो ये 5 पॉइंट्स एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस को क्लियर करते हैं और शो करते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अब आता है वर्क। वर्क में क्या देखते हैं? वर्क में ये है कि देखते हैं जैसे पूछा जाता है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इससे नीम पुटअप होता है सबसे पहले, तो व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को आप पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन माइटोकॉन्ड्रिया, पहले मैंने क्या लिया, माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इन माइटोकॉन्ड्रिया ATP are formed from ADP and inorganic phosphate. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज इन माइटोकॉन्ड्रिया ATP are formed from ADP and inorganic phosphate. The conversion of ADP
with the help of inorganic phosphate into ATP called it phosphorylation, ठीक। और ATP का जो एनर्जी पॉइंट भी कहते हैं। दैट मींस हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी पॉइंट बनते हैं, दैट ATP फॉर्म होते हैं, और ATP बनने को आप फास्फोराइलेशन कहते हैं, सो इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डॉट्स करके लिख दिए गए हैं, जैसे बच्चों ये टिक्स लगे हुए हैं ना, ये फर्स्ट टिक क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक सेल है, इसके बगल में दूसरी सेल होगी, ऐसे करके। तो इस सेल का मटेरियल अनदर नाइबरिंग सेल्स में ट्रांसमिट होता है इसके थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी दो सेल के बीच में कम्युनिकेशंस का काम करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कह लो कि सेल में एक प्लेस से दूसरे, यानी ये ट्रांसपोर्ट मीडियम। और ट्रांसपोर्ट का मतलब आप समझ सकते हो कि जैसे कि रेलवे, बस, उसी तरह यहाँ पे समझ लीजिए ये ट्रांसपोर्ट मीडियम है। मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे हार्मफुल मटेरियल को सेल से बाहर के रिलीज करने में मदद करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट मीडियम कौन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब न्यूक्लियस सेकेंड टिक हुआ, तो सेकेंड टिक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को आप बोलते हो गवर्नर ऑफ द सेल। क्यों गवर्नर बोलते हो इसको, न्यूक्लियस को, क्योंकि इट रेगुलेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। यानी न्यूक्लियस जो माइटोकॉन्ड्रिया की, गोल्गी बॉडी की, क्लोरोप्लास्ट की, बैक्टीरियल की, एंडोप्लाज्मिक की, सब की एक्टिविटीज को रेगुलेट कौन करता है, न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को आप क्या बोलते हो, गवर्नर ऑफ द सेल। तो फर्स्ट वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह वर्क करता है। न्यूक्लियस called governor of the cell because it regulates all activities of the cell. Next, vacuole है। vacuole क्या चाहता है, मेंटेन कंटिन्यूटी। सपोज दैट मान लीजिए कि सेल में साइटोप्लाज्म कम हो जाए, तो सेल में साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा तो सेल क्या करेगी, सिंक करने लगेगी। एट दैट टाइम vacuoles appear। तो vacuole जब फॉर्म हो जाएगा तो ये टर्टिडिटी को क्या करेगा, वापस रिगेन कर लेगा, ताकि इस सेल को टर्टिड बनाए रखता है, जिससे कि साइटोप्लाज्म अगर कम भी हो जाए तो सेल फ्लैसिड ना हो। तो ये हो गया, तो यहाँ क्या लिखते हैं, मेंटेन टर्टिडिटी। तो vacuole का फंक्शन मेंटेन टर्टिडिटी। फिर बच्चों इसके बाद कौन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप क्या बोलते हो, पावर हाउस ऑफ द सेल। नीचे एक्सप्लेन कर दिया गया है। गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी का फंक्शन है, गोल्गी बॉडी का फंक्शन है सिक्रीशन। और स्पर्म जो होता है उसका एपेक्स जो होता है, स्पर्म का एपेक्स बॉडी जो है गोल्गी बॉडी के द्वारा फॉर्म होता है, इसको एक्रोसोम बोलते हैं। तो गोल्गी बॉडी के दो फंक्शन बता दें, सिक्रीशन और एक वो फॉर्म एक्रोसोम, फॉर्म एक्रोसोम इन स्पर्म। नेक्स्ट बच्चों ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज किचन ऑफ द सेल बिकॉज इन क्लोरोप्लास्ट food are formed by photosynthesis process and ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स यहाँ लिख दिया गया है, पाइथन में जाते हैं, ये राइबोसोम्स हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर्स। तो राइबोसोम्स नोन है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। ये प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं बिकॉज ये प्रोटीन मतलब इनमें होता नहीं है, यहाँ पे प्रोटीन फॉर्म्ड होती है। तो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल मीन्स यहाँ पे प्रोटीन फॉर्म होती है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका सेकंड चैप्टर जो कि सेल एंड सेल थ्योरी था कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।